हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा समास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करना होगा। और फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखने के बाद कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखना आप बहुत ही आसानी के साथ आंसर करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समास आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त। और यहाँ आप सभी को ये भी हम बता दें कि दो शब्दों के मेल से बनता है समास। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कोई वर्ड है, जैसे कि आपका अनुकूल हो गया। ठीक है, अनुकूल ये क्या है, आपका समास है। जब उसको हम क्या करते हैं कि उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अनुकूल का अगर हम कहते हैं कि मन के अनुसार, ठीक है, मन के अनुसार, तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं, विग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही आपका सिंपल आप सभी को याद रखना है कि समास का जो सिंपल अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है, और दो शब्दों के मेल से ये बना होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डिफिनीशन भी पूछता है। तो देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थों का प्रकट करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, समास। और समास का यही लक्ष्य होता है। और वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम समासिक शब्द अथवा समासिक पद कहते हैं। दो या दो से अधिक अथवा पदों के संयोग को हम क्या बोलते हैं, समास कहा जाता है। और समासिक शब्द अथवा पद को अर्थ के अनुकूल विभाजित करना जो है वो क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। जैसे कि अभी हमने बताया, जैसे कि यथा समय, तो जो आपका यथा समय है ये क्या है, यहाँ पे ये पद है। और जब उसका हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो वो उसका क्या हो जाता है, विग्रह हो जाता है। यानी जब हम उस अर्थ को विभाजित करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसको हम विग्रह कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप उदाहरण के थ्रू बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप सभी को यही याद रखना है कि समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है, और कम से कम शब्दों में वो अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करने का इसका लक्ष्य होता है। किसका, तो समास का। और जो वस्तुतः दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय होता है उसका लोप हो जाता है और उसका नया शब्द बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो समासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अथवा हम उसे समासिक पद भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछता है कि समास के कितने भेद है या कितने प्रकार हैं। तो देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें कि जो समास के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन देखिए, कभी कभी ये होता है कि आपका जब बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वहाँ 5, 3, 6, 2 इस प्रकार दिया होगा, तब वहाँ पे आप 6 लगाएंगे। क्योंकि अगर हम प्रमुख रूप से कहें कि जो आपका समास होता है वो 4 प्रकार का होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है उसमें से आपका कर्मधारय है और जो द्विगु तत्पुरुष है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए 6 बोला जाता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास के 6 कारक होते हैं, ये भी आप सभी याद कर लीजिएगा। और कर्मधारय और द्विगु ये जोड़े जाते हैं समास के भेद, इसलिए इन्हें 6 बोला जाता है। बट ये 6 और 4 दोनों ही आप याद कर लीजिएगा। मुख्य रूप से 4 होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। अब देखिए फ्रेंड्स, याद करने के कुछ ट्रिक है। यानी अगर आपको समास याद करना है कि समास के कितने प्रकार हैं, तो इसको याद करने के कुछ ट्रिक है। यानी देखिए, आपका जो ट्रिक है वो ये है कि अब दादी तक, यानी अब दादी तक। देखिए, आपको समास याद हो गया कि समास के कितने टाइप है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप बता सकते हो अब दादी तक। देखिए, ये आपका है अब दादी तक।
तो यहाँ पे अगर हम देखें अब दादी तक, अब इसको इसके थ्रू हम कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, अ से आपका होता है अव्ययी भाव समास, ब से आपका होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है, द या दा या आप कह सकते हो द, तो दा से होता है द्वंद्व समास और दी से होता है द्विगु समास, ठीक है, त से होता है तत्पुरुष समास और क से होता है कर्मधारय समास। तो क्योंकि मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कभी कभी 6 प्रकार भी पूछता है, तो इसलिए आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा कि समास के कितने भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। तो समास के देखिए, अब दादी तक, यानी अ से अव्ययी, ब से बहुव्रीहि, द से द्वंद्व, दी से द्विगु, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय। ठीक है, इतना याद हो गया। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हो कि समास के भेद, सामान्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास 6 कारकों में होता है। देखिए इसमें कर्मधारय तथा द्विगु तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, तो इसलिए इसमें नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि जो आपका कर्मधारय और जो द्विगु है ये तत्पुरुष के ही भेद होते हैं, इसलिए 4 बोले जाते हैं। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा अव्ययी भाव समास होता है वो क्या होता है। बहुत ही अच्छे से इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। तो अव्ययी भाव समास, इसका सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन इसका क्या होता है कि जिस समासिक पद का, ठीक है, जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो और समासिक पद अव्यय हो, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है, जैसे प्रतिदिन, यथासंभव, आमरण इत्यादि जैसे। अब देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि इसमें इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि पहला छोटा और फिर बड़ा, जैसे कि यथासंभव, ठीक है, यथासंभव आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यथासंभव जो है आपका, ठीक है, मैंने वैसे लिख दिया यथासंभव, तो यहाँ पे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो यथा और संभव। तो यथा और संभव आप देख सकते हो, ये पहला वाला क्या है, छोटा है और दूसरा वाला बड़ा है, तो यथा और संभव। उसी प्रकार अगर हम ले आमरण, ठीक है, आमरण, तो यहाँ पे आमरण यानी पहला पद क्या है, छोटा और दूसरा पद क्या है, बड़ा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, या बेस्ट तरीका है अगर आप कोई ट्रिक नहीं अपनाते हो तो आप उसके थ्रू भी याद कर सकते हो। अगर हम बात करें जैसे कि अगर उस ट्रिक से अगर याद करते हो तो यहाँ पे प्रतिदिन है, इससे तो आप याद कर सकते हो कि यथासंभव है, आमरण है, तो हम याद कर सकते हैं कि पहला पद छोटा और उसके बाद बड़ा पद। तो यहाँ पे यथासंभव आमरण, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे यथा है, यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे पहला पद छोटा है और दूसरा पद बड़ा है। लेकिन अब प्रतिदिन में अगर आप देखो तो क्या है, पहला पद क्या है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, प्रति और दिन, इसमें हम क्या कैसे जानेंगे कि कौन सा, तो यहाँ पे तो आपका गलत हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे ये जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि किस तरीके से ये इसका जो डिफिनीशन है क्या बोलता है कि जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम प्रतिदिन को लेते हैं, ठीक है, प्रतिदिन को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम लिखे प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन हमने लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका ये वाला पद प्रधान है या दिन प्रधान है। अब आप खुद बताओ कि प्रति प्रधान है या दिन प्रधान है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्रधान होगा वो होगा प्रति। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए हमने प्रति और दिन, तो दिन के सामने हम और कोई वर्ड लगा सकते हैं जिससे कोई उचित आ सके, ठीक है, तो नहीं आ पाएगा। बट अगर हम प्रति को देखें तो हम प्रति आय भी लगा सकते हैं, प्रति व्यक्त भी लगा सकते हैं, प्रतिदिन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो आपका प्रति है ये क्या है, पूर्व यानी प्रथम पद जो है क्या है, प्रधान है, और इससे जो है कि अर्थ निकल सकता है। लेकिन जो अगर हम दिन को देखें तो ये आप नहीं कह सकते हो कि प्रथम पद यानी ये पूर्व पद प्रधान है। तो इसलिए यहाँ पे आप खुद एक बार देखना प्रतिदिन, तो यहाँ पे जो प्रति है ये क्या है, आपका मुख्य पद है, और जो दिन है ये मुख्य पद नहीं है। तो आई होप कि आपके डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको पहचानने के लिए
कुछ ट्रिक होते हैं जो कि बार बार अव्ययी भाव समास के वैसे ही शब्द दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है। जैसे कि एक ट्रिक पहचान जो होता है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। आपका भर हो गया, ठीक है, भर हो गया, यथा हो गया, उसके बाद देखिए यावत हो जाता है। आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, यावत, भर, यथा, यावत। उसके बाद देखिए आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आ, उसके बाद बे, ठीक है, उसके बाद आपका हर, उसके बाद प्रति, उसके बाद आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनु, ठीक है, अनु। और उसके बाद देखिए आपका हो जाएगा इतना अगर आप याद कर लेते हो तो इससे ज्यादा नहीं पूछता है। आप याद कर लीजिएगा, भर हो गया, ठीक है, यथा हो गया, यावत हो गया, आ हो गया, वी हो गया, बे हो गया, हर हो गया, प्रति हो गया, अनु हो गया। इससे ही रिलेट करके शब्द दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स ये इसके पहचान है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि आपका भर से भरपेट बन जाएगा, यथा से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यथासंभव, ठीक है, आ से आमरण, आजन्म, बे से बेखटक, ठीक है, बेखटके, भर से भरसक, ठीक है, भरपेट, प्रतिदिन, ठीक है, प्रति व्यक्ति, प्रति आय, अनु से अनुकूल, अनुरूप, मतलब बहुत सारे इस तरीके से बन जाएंगे जिसको अगर आप याद कर लेते हो तो अव्ययी भाव समास में कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आप आसानी से आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे बेटर है कि सबसे पहले आप डिफिनीशन याद कर लो तो आप आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर दिया गया है पद और विग्रह, यानी जब यहाँ इसको हम, क्योंकि ये संक्षिप्त है और जब हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं तो उसे हम विग्रह कहते हैं। हमने शुरू में ही डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी देखिए अनुकूल, अनु जुड़ा है ना, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो कि यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव समास है। अब अनुकूल का मतलब होता है मन के अनुसार। यथा स्थान, यथा देखिए यहाँ यथा है तो आप बता देंगे कि स्थान के अनुसार। अनुरूप, तो यहाँ भी अनुरूप है तो रूप के अनुसार। यथा समय तो समय के अनुसार। उतना अगर आप पहचान याद कर लेते हो तो अव्ययी भाव समास से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और आप आसानी के साथ करके आओगे। तो याद कर लीजिएगा जो अव्ययी भाव समास का पहचान होता है, यथा, यावत, प्रति, भर, आ, बे, हर, अनु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास की सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं एक बारी। तो तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है। देखिए जो आपका अव्ययी होता है वो क्या होता है, द्वितीय पद, प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है इसमें आपका अंतिम पद, आप कह सकते हो द्वितीय पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या बताता है, विशेष्य बताता है। अभी हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताएंगे प्रथम पद क्या बताता है, विशेषण, और द्वितीय पद क्या बताता है, विशेष्य होता है। और द्वितीय पद के विशेष्य होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है, क्योंकि क्या है, वो विशेष्य है। वो जो आपका प्रथम पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है, लेकिन जो द्वितीय पद होता है वो विशेष्य है, इसीलिए वो क्या है, आपका प्रधान है। जैसे कि देखिए अभी आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका है यहाँ पे राजकुमार, ठीक है, राजकुमार है और यहाँ पे आपका राजकुमारी है, ठीक है, यहाँ पे आपका राजकुमारी है। अब अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुमार है, सेम वही है, राज और राज, बट यहाँ पे जो आपका द्वितीय पद है इसमें चेंज हो गया, इसमें कुमार है उसमें कुमारी है। तो यानी कुमार के मतलब होता है हर लड़की जो होती है उनकी एक आप कह सकते हो उनका जाति होता है, ठीक है। कुमार मतलब एक लड़कों का जात होता है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि जो द्वितीय पद है जैसे ही चेंज हुआ उसका सब कुछ चेंज हो गया, राजकुमार, और इसमें हमने राजकुमारी लगा दिया। अब इसमें अगर मैं आप सभी को बताऊं कि इसमें प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या है, विशेष्य। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राजा का कुमार और राजा की कुमारी। तो राजा का कुमार, यहाँ पे जैसे कि राजकुमार का क्या होता है, राजा का कुमार। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या है, विशेषण है, यानी राजा का कुमार, ये विशेषण है, और जो इसका कुमार है क्या है, विशेष है, यानी जो राजा का कुमार, यहाँ पे आपका जो राजा है ये क्या है, विशेषण है, और जो कुमार है विशेष्य है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि क्योंकि ये विशेष्य है इसीलिए क्या है, ये द्वितीय पद प्रधान होता है। उसी प्रकार राजा की कुमारी, तो राजा की कुमारी, तो आप देख सकते हो विशेषण विशेषता बता रहा है, यानी राजा की कुमारी।
तो यहाँ पे कुमारी क्या हो गई, विशेष से हो गई, तो इसलिए यहाँ पे द्वितीय पद क्या है, प्रधान है। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे समास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, जिसमें आपका कर्म, करड़, संप्रदान, अपादान, संबंध तथा अधिकरण तत्पुरुष समास जैसे, ठीक है। तो ये आप सभी को याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको कर्मधारय और द्विगु पे ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। कर्मधारय और द्विगु से रिलेट करके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। ऐसे समास 3 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय तथा द्विगु। और तत्पुरुष, ये भी याद कर लीजिएगा, तत्पुरुष के जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, जिसमें आपका कर्म, कर्ता नहीं आता है, ठीक है। कर्ता, इसमें कारक आप याद कर लीजिए, कारक, तो जिसमें आपका कर्ता नहीं आता है, कर्म आता है, करड़ आता है, संप्रदान आता है, अपदान आता है, संबंध आता है तथा अधिकरण तत्पुरुष समास, ये हैं सभी, ठीक है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब आइए हम जानते हैं कर्म तत्पुरुष के उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए आपका कर्ता ने कर्म को, क्या होता है, आपका जो चिन्ह होता है वो होता है को, तो आप चिन्ह के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ याद कर सकते हो। जैसे कट फोड़वा, अगर आप इसका विग्रह करते हो तो काट को फोड़ने वाला, तो आप खुद ही, आप कोई भी ऐसा वर्ड आएगा जिसको आप अगर समास विग्रह करते हो तो वहां पे को आता है, तो फिर आपका क्या हो जाता है, वहां पे आपका तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष समास हो जाता है। इसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। द्वितीय तत्पुरुष समास किसको कहते हैं, तो कर्म तत्पुरुष, क्योंकि एग्जाम में बार बार प्रश्न भी पूछ लेता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कट फोड़वा, यानी अगर हम इसका विग्रह फोड़ते हैं तो काट को फोड़ने वाला, ये आप देख सकते हो को। कुंभकार यानी कुंभकार, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुंभ को बनाने वाला। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त करने वाला। गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला। और भी कुछ वर्ड्स है, जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, को, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं करड़ तत्पुरुष के उदाहरण। जैसे कि आपका है अकाल पीड़ित, अब आप यहाँ आप कर्ता ने कर्म को, करड़ से होता है, क्या होता है इसका चिन्ह, करड़ का मतलब सबसे पहले तो चिन्ह पता होना चाहिए, तो चिन्ह जो होता है वो होता है से। अब यहाँ पे अगर आप कर्म लगाओगे, मतलब कर्म जो होता है वो होता है कर्ता को, कर्म को, तो अकाल पीड़ित, अकाल को पीड़ित, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, अकाल से पीड़ित, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये करड़ तत्पुरुष। उसी प्रकार से अंधकार युक्त, अब यहाँ पे अंधकार को युक्त तो गलत हो जाएगा, अंधकार से युक्त, तो यहाँ पर से है। करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण। जल, जलाभिषेक, जल से अभिषेक, जल को अभिषेक नहीं, जल से अभिषेक। तो ये भी बहुत ईजी है, इस बस आपको अगर चिन्ह याद रहता है, अगर उसको समास विग्रह कर अगर खुद आप बोलते हैं तो वैसे ही आपका चिन्ह आ जाता है का से। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है आपका संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का क्या होता है, के लिए, ठीक है, के लिए। जैसे देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, अब देश से भक्ति ये थोड़ी ना बैठेगा, देश से भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश को भक्ति, ये भी नहीं फिट होगा। अब खुद एक बार उच्चारण करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी के साथ फिट हो जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत। युद्ध भूमि, तो युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि, ठीक है। देवालय यानी देव के लिए आलय। विधानसभा, विधान के लिए सभा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद देखिए अपदान तत्पुरुष के उदाहरण, जिसमें आपका पद, जैसे अन्नहीन, अपदान मतलब देखिए यहाँ पे से है, तो अपदान मतलब क्या होता है, अलग हो जाता है ना, अलग हो जाता है। तो अन्नहीन यानी अन्न से हीन। कर्तव्यच्युत यानी कर्तव्य से च्युत हो जाता है। उसके बाद देखिए जो आपका अगला जो है वो है आपका यहाँ पे 1 मिनट, कर्महीन यानी कर्म से हीन। भयभीत यानी भयभीत से डरा हुआ, तो ये आपका जो हो जाता है वो हो जाता है अपदान। उसी प्रकार से अगर हम बात करें संबंध तत्पुरुष के उदाहरण, जैसे विद्याभ्यास यानी विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। छात्रवास, छात्र का वास, बहुत इजी है। गंगा जल, गंगा का जल। बस केवल और केवल आप उच्चारण करते हैं, समास विग्रह करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण, जैसे कि लास्ट है, लास्ट
जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोला है, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण जिसमें आपका होता है पद, जिसमें आपका है गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, जिसमें आपका अधिकरण का क्या होता है में पर, तो गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ, आत्मनिर्भर आत्म पर निर्भर, कृषि प्रधान कृषि में प्रधान। तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी है। अब तत्पुरुष समास के दो उपभेद कौन कौन से देखिए, कर्मधारय समास यानी जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद रूप से प्रधान हो, ठीक है, और विशेष्य और विशेषण भाव को प्राप्त होते हैं, इनके लिंग वचन भी समान होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वहां कर्मधारय समास होता है। उसके बाद देखिए कर्मधारय जो आपका समास होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणोभ्य पद तथा विशेष्योभय पद। जैसे कि देखिए आपका सबसे पहले पद, जैसे आप देख सकते हो नीला कमल यानी नीला कमल, महाकाव्य महान काव्य, महाआत्मा महान आत्मा, श्याम सुंदर श्याम जो है सुंदर। तो आपका जो ये आपका कर्मधारय है ये भी बहुत ही मतलब कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतना मतलब डीपली नहीं पूछता है। द्विगु समास जैसे एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिस कर्मधारय समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास 2 प्रकार का होते हैं, समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु। जैसे कि आप पहले ही देखो क्या है, संख्या बोधक, ठीक है, संख्या बोधक जिसमें आपका त्रिभुवन, तो 3 भवनों का आप खुद जिसमें संख्या हो आप बता सकते हो, 9 ग्रह 9 ग्रहों का समाहार, चौराहा 4 राहों का, चतुर्वेद तो इसमें भी 4 वेदों का समाहार, पंचमुख तो ये तो आप जो द्विगु समास है ये भी बहुत ही इजीली तरीके से बता सकते हो, तिमाही 3 माहों का समाहार। अब बात करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये भी उतना टफ नहीं है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास के पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि पूरा पद ही किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे कि यानी किसी, आप कह सकते हो किसी से तुलना करना, ठीक है, यानी चतुरानन यानी 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा, लंबोदर यानी लंबा है उधर जिसका गणेश, यानी आप कह सकते हो कि विशेषण यानी ब्रह्मा का यहाँ पे क्या, ब्रह्मा का पूरा विशेषण है, ठीक है। चतुरानन यानी 4 है आनंद जिसके आप अर्थात कह सकते हो ब्रह्मा, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास भी बहुत इजी है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इसमें आपका ये भी याद कर लीजिएगा 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतना टफली नहीं पूछता है, जिसमें आपका अन्न जल जिसमें द्वंद्व होता रहता है, इस तरीके से आप कह सकते हो अन्न जल, अन्न और जल, आग पानी, ठीक है। तो ये कुछ आप सभी को समास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिसको आप आसानी के साथ, और कल देखिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जिसको आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। जैसे कि हमने अव्ययी भाव समास देखा जिसमें आपका पहला पद प्रधान होता है। उसके बाद हमने तत्पुरुष समास देखा जो कि 6 भेद होते हैं, जिसमें आपका कर्म देखा हमने, तो कर्म का क्या होता है आपका को होता है, ठीक है। कठफोड़वा कुंभार करण देखा तो उसमें शे होता है, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, संप्रदान देखा तो उसमें के लिए होता है, देशभक्ति के लिए, ठीक है, देश के लिए भक्ति, देवालय देव के लिए आलय। उसके बाद हमने अपदान देखा यानी अन्न से हीन, ठीक है, भयहीन यानी भय से हीन, कर्तव्यच्युत कर्तव्य से च्युत। उसके बाद हमने जो देखा था अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण, जिसमें अधिकरण में पर होता है यानी गृह प्रवेश गृह में प्रवेश। कर्मधारय समास जो कि 4 प्रकार के होते हैं, इसमें आपको ये याद रख लेना, नीला कमल यानी जिसका नीला हो कमल, इस तरीके से महात्मा महान आत्मा, महाकाव्य महान काव्य, श्याम सुंदर श्याम जो हो सुंदर, ठीक है। इसका आप याद कर सकते हो द्विगु समास, ये भी जिसमें संख्या बोधक होता है। बस संख्या अगर आपको याद रहेगा तो आप बहुत ही। उसके बाद देखिए बहुव्रीहि समास यानी चतुरानन लंबोदर, यानी अर्थात आप कह सकते हो कि अन्य पद का विशेषण होता है, ठीक है, जिसके 4 है आनंद, ब्रह्मा जिसका लंबा है उदर,
गणेश और द्वंद, अन्न, जल, आग, पानी। तो फ्रेंड्स आई होप कि जितने भी ये डाउट्स और समास के जितने भी ये टॉपिक थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से याद कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो आपका पंचानन, ठीक है, पंचानन जो है वो कौन सा समास है। यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय, अव्ययी। अब इसमें आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना। हमने जो द्विगु समास देखा था उसमें जो था क्या था कि जिसमें कर्मधारय समास का पहला पद संख्याबोधक हो। ठीक है, अब पंचानन आप सभी को बताना है कि क्या ये द्विगु समास है या फिर आपका बहुब्रीहि समास है। दो ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर आप सभी को बताना है। अगर अब भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम कल फिर से इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से जो आपका द्विगु और बहुब्रीहि समास है इसमें जो भी डाउट्स है वो हम क्लियर कर देंगे। तो ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि पंचानन कौन सा समास है, द्विगु है या फिर बहुब्रीहि है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।